यह है शहर के बहुत बड़े सेठ का घर। सेठ जी की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनके बेटे की आज शादी थी और बहुत ही धूमधाम था। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, मेहमान आ रहे थे, मिठाइयाँ बन रही थीं और न जाने क्या क्या तैयारियाँ चल रही थीं। शादी का माहौल था, मेहंदी की रस्म हो चुकी थी। अब वह अवसर भी आ जाता है जब दूल्हा दुल्हन स्टेज पर आ जाते हैं और शादी संपन्न हो जाती है। बहुत सारे रस्मों को निभाते निभाते रात के 2 बज जाते हैं। प्रिया अपने कमरे में बैठकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। वह मन ही मन मुस्कुरा रही थी और शर्मा भी रही थी। उसने अपने आंखों में न जाने कितने सपने सजोए हुए थे और तभी उसका पति कमरे में प्रवेश करता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा नशे में है और वह उसके पास आकर कहता है कि मुझे लोगों ने बहुत सारी मिठाई खिला दी है, लगता है मेरा पेट खराब हो गया है, मुझे उल्टी सी आ रही है और बेहोशी भी लग रही है, मुझे लेटने दो। अरे यह आपको क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, यह क्या हो रहा है? देखते ही देखते उसका पति जमीन पे गिर जाता है। उसकी बीवी चिल्लाने लगती है, रोने लगती है, कोई तो आओ, कोई तो मेरी मदद करो। सभी मेहमान वहाँ आने लगते हैं। फिर उसे इस हालत में देखकर सब कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं, क्योंकि यह तो बहुत बुरी स्थिति में लग रहा है। प्रिया बहुत घबरा जाती है। वह सोचती है कि अब ना जाने मेरे पर कौन सा कलंक लगाया जाएगा, क्योंकि उसने बचपन से ही सुन रखा था कि पति को अगर कुछ हो जाए तो उसका दोष सारा उसकी पत्नी पर लगाया जाता है कि इसके कदम शुभ नहीं हैं। वह बहुत घबराई हुई बुत बन जाती है। वह अपने पति के साथ हॉस्पिटल जाना चाहती है, लेकिन कोई उसे ले नहीं जाता है। वह बिल्कुल ही बदहवाश हो जाती है, क्योंकि वह बहुत ही गरीब घर से थी। उसकी शादी उसकी खूबसूरती की वजह से हुई थी, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसका पति शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई बुरा सपना देख रही है, लेकिन यह तो सच्चाई थी। थोड़ी देर पहले जहाँ सब लोग एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, वह सब कुछ मातम में बदलने लगता है और जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी वहाँ बिल्कुल ही खामोशी छा जाती है। सब घबराकर एक दूसरे से कानाफूसी करने लगते हैं कि यह क्या हो गया, यह तो बहुत अशुभ हुआ। वह सबसे जिद करती है कि मुझे हॉस्पिटल ले चलो, लेकिन कोई भी उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाता। थोड़ी ही देर में उसके मृत्यु की खबर आती है, जिसे सुनकर सारा परिवार शोक में डूब जाता है। उसके पति के अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। वह 2-3 दिन तक बेहोश रहती है, उठती है, रोती है और फिर से बेहोश हो जाती है। इतना बड़ा दुख वह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसके पति की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि उसे किसी ने जहर दे दिया था। फिर सारा शक उस पर डाल दिया जाता है। पुलिस वाले आते हैं और उसे पकड़कर थाने ले जाते हैं। उससे तमाम तरह की पूछताछ की जाती है। उसके ससुराल के कई रिश्तेदार आकर कहते हैं कि इसी ने अपने पति को जहर दिया है और जायदाद के लालच में ही उसने ऐसा किया है। वह बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, तमाम तरह की दलीलें देती है, लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वह कहती है कि आपके खिलाफ बहुत लोग गवाही दे रहे हैं, इसलिए हमें मजबूरन आपको गिरफ्तार करना होगा और पुलिस उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। और पुलिस वाले कहते हैं कि जब आप कोर्ट से बरी हो जाओगे, आप बेगुनाह साबित हो जाओगे, तो हम भी आपको छोड़ देंगे, लेकिन इसमें बहुत समय लगेगा। कितना समय लगेगा हम भी नहीं जानते। इतना कहकर पुलिस वहां से चली जाती है। तभी वहां पर एक दूसरी महिला कैदी आती है और उससे झगड़ा करने लगती है। उसके बाल खींचती है और कहती है, क्यों री, तू अपने पति का खून करके आई, वो भी शादी की ही रात। तू कितनी जलील औरत है, तुझे जरा भी दया नहीं आया अपने पति पे। सुना है वह तो बहुत बड़ा व्यापारी है और तेरे ऐसे कर्म हैं। अरे तू तो औरत जात पे कलंक है। हम तो कैसे भी किसी और को मार के आए हैं, लेकिन तू तो अपने ही पति को मार के आई है। तेरे जैसी औरत तो मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है। वह चिल्ला चिल्ला कर यही कह रही थी, मैंने अपने पति का खून नहीं किया। मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार, इतना प्यार जितना कोई किसी को नहीं कर सकता है। मैं उसका खून क्यों करूंगी? और मेरा पति भी मुझे बहुत प्यार करता था। मैं उसका खून क्यों करूंगी? तुम लोग मुझे मत मारो, प्लीज मत मारो। इस तरह के ताने उसे अक्सर ही सुनने पड़ते थे और पुलिस वाले आकर उसे छुड़ाया करते थे।
इस तरह काफ़ी समय बीतने लगता है और एक दिन एक पुलिस वाली आती है और उससे कहती है धंधा करेगी। वह सुनकर अवाक हो जाती है। वह कहती है तुम ये क्या कह रही हो? वो कहती है हाँ, तू तो इतनी खूबसूरत है, तेरी तो जवानी यहाँ बर्बाद हो रही है। पुलिस वाले की बात सुनकर वह अवाक रह जाती है। वह कहती है कि आप भी तो एक औरत है, मुझ पर रहम करो। पुलिस वाली कहती है अच्छा चल सोच ले इस बारे में, तेरे ऊपर विशेष मेहरबानी हो जाया करेगी पुलिस वालों की। और उसके बाद वह बहुत रोती है और रोते रोते उसे याद आता है कि उसके साथ पढ़ने वाला एक लड़का पुलिस अधिकारी बन चुका है। वह एक दिन एक पुलिस वाले से कहती है कि मुझे एक फ़ोन करना है। पुलिस वाले उसे उसकी इजाज़त नहीं देते हैं। एक दिन उसके पास एक पुलिस वाली आती है और कहती है कि क्या तेरा कोई वकील नहीं है, तूने कोई वकील नहीं किया है? वह कहती है मेरा इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो मेरी मदद कर सके। उस पुलिस वाली को उस पर दया आ जाती है और कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगी। वह कहती है कि अगर तुम मुझे अपना फ़ोन दे दोगी, मुझे अपने एक साथी से बात करनी है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी, शायद वह मेरे लिए कुछ कर सके। प्रिया बहुत खूबसूरत थी। उसे पता था कि जो भी उसे देखता है बुरी नज़र से ही देखता है। वह पुलिस वालों की नज़रें बचाकर चुपचाप बैठी रहती है और रोती रहती है और वह पुलिस वाली भी इस बात को समझ जाती है। वह उसे अपना स्मार्टफोन दे देती है। वह उस फ़ोन से अपने सहपाठी को ढूंढती है और उसे उसका नंबर मिल जाता है। फिर वह उसे बताती है। वह दूसरे ही दिन उससे मिलने आता है और उसकी बहुत मदद करता है। वह कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। वह पुलिस वाली जो उसकी मदद करती थी वह उसे बताती है कि अब पुलिस वाले तुम्हें बुरी नज़र से नहीं देखेंगे क्योंकि तुम्हारा मित्र एक पुलिस अधिकारी है। वह सोचती है कि यह खूबसूरती भी मेरे लिए जी का जंजाल बन गई। शादी भी उसकी खूबसूरती पर ही हुई थी। वह सोचती है कि अगर मैं इतनी खूबसूरत न होती तो शायद आज जेल में भी नहीं होती। निशांत उसके लिए अच्छा वकील कर देता है और उसकी मदद होने लगती है। लेकिन केस चलते चलते 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन बहुत बुरी खबर आती है। वह यह कि उसका जो सहपाठी निशांत जो उसकी मदद करता था उसे ब्रेन हैमरेज हो जाता है और पैरालिसिस होकर वह बिस्तर पे आ जाता है। उसका वकील एक दिन उससे कहता है कि यह तो कोई साधारण इंसान भी बता देगा कि तुमने अपने पति का खून नहीं किया होगा, क्योंकि तुम्हारा पति एक बहुत बड़ा उद्योगपति था और तुम एक अति साधारण परिवार से हो। उसके जिंदा रहने से ही तुम्हें ऐशो आराम था, मरने के बाद तो तुम्हें जेल ही होना था, तो तुम क्यों उसका खून करोगी? तुम दोनों को ही शायद कोई रास्ते से हटाना चाहता था, तभी तुम्हारी जैसी गरीब लड़की से उन्होंने उसकी शादी करवा दी थी। लेकिन तुम घबराओ मत, मैं सारे सबूत इकट्ठा करके तुम्हें बेगुनाह साबित कर दूंगा, क्योंकि तुम बेगुनाह हो ही। ऐसे केस लड़ते लड़ते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद उसे बरी कर दिया जाता है। वह कहाँ जा सकती थी? अपने माँ के घर जाती है, लेकिन जब वहाँ जाती है तो उसकी बड़ी बहन उसे बाहर ही मिल जाती है और कहती है कि हाँ, पुलिस वालों ने हमें इत्तला दे दी थी कि तुम छूट रही हो, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आई? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह कहती है कि मैं माँ से मिलने आई हूँ। तो वह कहती है कि माँ तो उसी समय परलोक सुधार गई जब उसने सुना कि तुम्हें जेल हो गई है। कितनी थू सहती लोगों की। तो कहती है कि इस घर पर मेरा भी हक है। वह कहती है हक जब तक था जब तक कि तुम इज्जत वाली थी, अब तो तुम खूनी और जेल की सज़ा काट के आ रही हो। हमारे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया क्योंकि उसने कहा कि जिसकी बहन जेल काट रही हो हम उसे अपने साथ नहीं रखेंगे। तुम तो अकेली हो, कहीं भी जा सकती हो। मेरे तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें अच्छा माहौल तो देना ही है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो मेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो उन्हें साथ के पढ़ने वाले बच्चे चिढ़ाएंगे कि तुम्हारी मौसी तो जेल काट के आई है, तुम तो एक कैदी के साथ रहते हो, और शायद हमें समाज से बहिष्कार भी लोग करने लगे। उनकी इतनी बातें सुनकर वह कहती है कि ठीक है, मुझे 1-2 दिन के लिए रह लेने दो। लेकिन उसकी बहन कहती है कि नहीं, तुम घर के अंदर नहीं जा सकती हो। अंधेरा होने लगा था। वह अपने एक पड़ोसी के यहाँ जाती है जो उसकी बचपन की सहेली का घर था। उसके घर वाले मुंह बनाते हैं, लेकिन उसकी सहेली उसे अपने साथ रख लेती है।
फिर उसकी माँ आकर अपनी बेटी को धमकी देती है कि तुम इसे एक रात ही रखना और उसके बाद इसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वह बहुत सोचती है और कहती है कि कल तो मुझे जाना ही है, इसलिए मुझे अपना ठिकाना खुद ही ढूंढना होगा। और वह कहते हुए वहाँ से भी निकल जाती है और रास्ते पर इधर उधर घूमने लगती है। वह देखती है कि जगह जगह भिखारी बैठ के भीख मांग रहे। वह उन्हीं भिखारियों के बीच जाकर बैठ जाती है और सोचती है कि कल सुबह मैं किसी और शहर जाकर रहने लगूंगी और मेहनत मजदूरी करके खाऊंगी। तभी उसके पास एक भिखारी आता है और उसे देखकर मुस्कुराने लगता है। वह डर जाती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। तो वह कहता है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम अकेली औरत हो, खूबसूरत हो, तुम जहाँ भी जाओगी तुम्हारे पर लोग गलत नज़र डालेंगे और तुमसे तो कोई अब विवाह करेगा नहीं, क्योंकि तुम जेल काट के आ रही हो। ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर वह अवाक हो जाती है। वह कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी इस तरह बातें करने की। तो वह कहता है कि मैं फकीर हूँ, भिखारी हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इज्जत करूँगा। तुम मुझसे शादी कर लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। कोई शरीफ घर का लड़का तो अब तुमसे शादी करेगा नहीं, इसलिए तुम कुछ मत सोचो और मेरे साथ चलो। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं ही क्या, ये पूरा शहर जानता है कि तुम जेल में रहकर आई हो। उसकी बात सुनकर वह जोर जोर से रोने लगती है। सभी भीख मांगने वाले सोचते हैं कि यह फकीर भिखारी इसके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है। सब उसकी पिटाई करने के लिए उठते हैं, तो वह मना कर देती है। वह कहती है कि मैं इसके वजह से नहीं रो रही हूँ, मैं तो अपनी किस्मत को रो रही हूँ। मेरी शादी तो इस शहर के सबसे बड़े उद्योगपति से हुई थी, लेकिन आज मेरी ये दशा हो गई है कि मेरे सामने एक भिखारी शादी करने के लिए कह रहा है और मैं कुछ उसे मना भी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। इसलिए मैं रो रही हूँ। यह तो बहुत अच्छा इंसान है। दूसरे दिन वह भिखारी उसे मंदिर लेकर जाता है। साथ में और भी भिखारी जाते हैं और वह दोनों शादी कर लेते हैं। पुजारी भी उनकी मदद करता है, क्योंकि वह उस भिखारी को बहुत दिन से देख रहा था और उसके अच्छे आचरण की वजह से वह पुजारी उसकी इज्जत करता था। वह उस भिखारी के साथ उसके घर चली जाती है। उसका घर भिखारियों जैसा नहीं था, थोड़ा ठीक ठाक ही था। वह मन में थोड़ी खुश होती है। तभी वह भिखारी उससे कहता है कि लो, यह तुम कपड़ा बदल लो और मैं भी थोड़ा नहा धोकर आता हूँ। फिर वह सोचती है कि यह भिखारी है, यह क्या नहा धो के क्या ही कर लेगा, कल तो इसे फिर से भीख मांगनी है। लेकिन फिर वह कपड़े बदलकर बैठ जाती है। तब वह भिखारी जब थोड़ी देर बाद आता है तो वह उसे देखकर बिल्कुल ही चौंक जाती है, क्योंकि वह तो और कोई नहीं उसका पति था। उसका पति, वह चक्कर खाकर बेहोश होने लगती है। उसका पति किसी तरह उसे संभालता है, उसके मुंह पर पानी के छींटे डालता है। फिर वह पूरी कहानी उसे बताता है कि किस तरह उसके ताऊ चाचा ने मिलकर उसके साथ दगाबाजी की और उन लोगों के साजिश के तहत ही उसे जहर खिला दी गई थी और उसकी हत्या का इल्ज़ाम उसकी बीवी पर लगा दिया गया था। सारी बात सुनकर दोनों बैठकर खूब रोते हैं। वह बताता है कि जो डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था वह उसका मित्र था। उसकी मदद से ही उसने अपने मौत की खबर फैला दी थी ताकि उसकी जान बच सके। लेकिन उसके बाद उसकी तबीयत बहुत दिन तक खराब थी। वह करीब 2 साल तक बिल्कुल ही बिस्तर से उठ नहीं सकता था। उसी डॉक्टर ने उसकी मदद की। मेरे चाचा और ताऊ बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मैं छुप छुप कर भिखारी बनकर रह रहा था और मैं तुम्हारे केस पर भी पूरी नज़र रख रहा था और उस वकील को मैं ही पैसे दे रहा था। मेरे पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। मेरी माँ को मेरे ताऊ और चाचा ने इतना सताया कि वो दिमागी संतुलन खो बैठी और वो बहुत जल्दी ही इस दुनिया से चल बसी। अब तुम सोच ही सकती हो कि उन लोगों ने मेरी परवरिश कैसी की होगी। मेरे ताऊ और चाचा दोनों ही बहुत ही खतरनाक है। वो मुझे बचपन में भी बहुत सताया करते थे। वो तो मेरे पिता ने ऐसी बिल बनाकर रखा था जिसके कारण वह मुझे किस साल तक कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि मेरे पिता ने ये बिल बनाई थी कि 21 साल के पहले अगर मैं मर जाऊं तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को चली जाएगी। तभी इन लोगों ने मुझे इतने साल तक जिंदा रखा, नहीं तो शायद बचपन में ही यह सब मुझे मार डालते और हमारी संपत्ति पर कब्जा कर लेते। जब मेरी शादी हो रही थी तो उन्हें शायद ये सब समझ में आ गया कि अब यह 21 साल का भी हो चुका है, अब इसे मार देते हैं और इसकी पत्नी पर इल्जाम डालकर हम इन दोनों से छुटकारा पा जाएंगे।
और सारी प्रॉपर्टी पर हमारा साम्राज्य हो जाएगा। तभी इन लोगों ने ये साजिश रची और हम दोनों इसके शिकार हो गए। लेकिन मैं तुम्हारे लिए बहुत तड़पता था, तुम नहीं जानती मैं खून के आंसू रोया हूँ। अब चलो इन लोगों से दूर चलते हैं, कहीं और जाकर हम रहेंगे। मेरे पिता की प्रॉपर्टी में से कुछ अभी मेरे पास है। मेरे पिता का एक दूसरे शहर में घर है, हम लोग कुछ साल वहाँ रहेंगे, फिर मैं विदेश जाने की कोशिश करूँगा और हम लोग विदेश में जाकर बस जाएंगे, इस दुनिया से दूर, बहुत दूर, क्योंकि हमारा पहले ही बहुत टाइम खराब हो चुका है। अब मैं इनके चक्कर में पड़कर, इन जहरीले लोगों के चक्कर में पड़कर बाकी की जिंदगी जहरीला नहीं कर सकता। प्रिया और उसका पति दोनों कुछ साल तक इंडिया में रहते हैं। इसी बीच प्रिया कंप्यूटर का कोर्स कर लेती है क्योंकि वह मात्र 12वीं ही पास थी। उसके बाद वो जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस जाते हैं। प्रिया और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं और एक सुखी वैवाहिक जीवन जीने लगते हैं। अब उन्हें कोई भी परेशान करने वाला नहीं था।